नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। हर रोज रिकॉर्ड नंबर में नए केस सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2,66,598 लोग कोरोना से पीड़ित है। अच्छी बात यह है कि 1,30,000 लोग इस जानलेवा बीमारी से ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 1,30,000 एक्टिव केसेस है। वहीं अब तक देश में 7,478 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 9,987 नए केस सामने आए, जबकि एक दिन में सबसे ज़्यादा 331 लोगों की मौत हुई। पूर्वोत्तर भारत में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,000 को पार कर गई है। वहीं असम में यह आंकड़ा 3,000 के करीब पहुंच गया है। इस बीच क्वारंटीन सेंटरों में लोगों की बदमिजाजी, भागने की कोशिश आदि जैसी घटनाओं ने सबको चिंतित कर दिया है। वहीं 8 जून से व्यापारिक गतिविधियों में अधिक छूट दे दी गई है। इस बीच मॉल, रेस्तरां आदि खुल गए हैं। और बात करें क्वारंटीन सेंटर में, तो हैलाकांदी से जो चौंकाने वाली खबर आई है कि 18 जो कोविड पॉजिटिव मरीज थे वे दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ गए, जनरल वार्ड में घुस गए, ओपीडी में घुस गए। इसके बाद वहाँ माहौल तनावपूर्ण हो गया। ऐसी ही खबरें नौगांव से भी आई है, मोरीगांव से भी आई है। चिंता का विषय तो है ही। सरकार अपनी ओर से काफ़ी काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन जो लोग क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं, अस्पतालों में रह रहे हैं, उनका बिहेव जो है चिंता का विषय बना हुआ है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं असम प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता, कांग्रेस के नेता दुलू अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविशंकर रवि वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, और हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से लाइव पर रहेंगे। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रवि जी से शुरू करता हूं। इस तरह का बिहेव जो हमें देखने को मिल रहा है, हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी। सरकार ने कहा कि हम सख्त कानून लाएंगे, जो क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी दर्ज होगा। बावजूद इसके ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही है? मुझे लगता है कि अब इसकी दो वजह लगती है। एक तो ये है कि क्वारंटाइन को लेकर लोगों के मन में कई तरह की चीज़ें हैं। उनको ये लगता है कि हम स्वस्थ हैं, हमारे अंदर कोई सिम्टम नहीं है, तो फिर हमको क्वारंटाइन की जाने की क्या ज़रूरत है। और एक भय उनके अंदर ये भी है कि क्वारंटाइन सेंटर में अगर हम स्वस्थ भी हैं तो लोगों के साथ रहते रहते मुझे भी पॉजिटिव हो सकता है। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि अगर इतनी अच्छी व्यवस्था और समझाने बुझाने के बावजूद अगर लोग भाग रहे हैं, जैसा कि आपने कहा हैलाकांदी में कि लोगों ने अंदर दरवाज़ा तोड़ दिया और उसके बाद पॉजिटिव लोग जनरल वार्ड में और ओपीडी में घुस गए, ये बहुत ही गंभीर मसला है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार को उदाहरण के बतौर, एग्जाम्पल के बतौर ऐसे लोगों को एक अलग जगह पर इनको रखना होगा। और मुझे लगता है कि अब टेम्प्रोरी हॉस्पिटल के साथ साथ अब टेम्प्रोरी जेल की भी ज़रूरत आ पड़ी है, जहां पर इस तरह की हरकत करने वाले मरीजों को या जिनमें संदेह है उनको रखे जाने की ज़रूरत है। लेकिन बाबू भैया कह के भी लोगों को समझाया गया है। और एक चीज़ और भी है कि अब अन्य राज्यों में भी मैं देख रहा हूँ, क्या अब जिस ढंग से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आप देखिए लगातार डाटा बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि वो डाटा कम भी होता है। नए मरीज आते हैं तो पुराने मरीज डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। बावजूद इसके जो संख्या बढ़ रही है, क्या सभी लोगों को जो सरकार की व्यवस्था है क्वारंटाइन की उसमें रख पाना संभव होगा? इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जिनमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं, कोई सीरियसनेस उसमें नहीं है, ऐसे तमाम लोगों को अब होम क्वारंटाइन की तरफ भेजने की ज़रूरत है। क्योंकि गांव, समाज, टोला, मोहल्ला और लोग जागरूक हो गए हैं कि जिसके हाथ में क्वारंटाइन का मुहर है वैसे लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाए। अगर बाहर निकलते हैं तो लोग पुलिस को खबर दे रहे हैं। इस तरह की भी पॉजिटिव सूचनाएं आ रही हैं। तो अब मुझे लगता है कि असम सरकार को भी होम क्वारंटाइन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और जो सीरियस मरीज जो हैं, जिनका पॉजिटिव निकल गया है, जो टेस्ट आ गया है,
निश्चित रूप से उनको जो सरकार की अपने अस्पताल की व्यवस्था है उसके तहत ही उनको रहना होगा। यह दूसरी बात यह है कि जिस ढंग से कुछ खास जगहों पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जी क्यों हो रही हैं ऐसी चीज़ें? क्या वैसे लोगों में जानकारी का अभाव है? क्या हम उनको नहीं समझा पाए हैं? तो मुझे लगता है कि सरकार को भी वैसे लोगों को लेकर आगे आना चाहिए जिनकी बात ये समझते हैं, जिनकी बात पर ये विश्वास करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं रवि जी कि वो किसी की बात सुनकर ही ये लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? क्योंकि खास जगह की बात, अगर हम होजाई का उदाहरण लें, उसी जगह 2 बार ट्रेन की चेन खींचकर लोग भागे। होजाई में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लगभग 500 से ज़्यादा वहाँ पे केस है। बराक घाटी से ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन अलग अलग जगहों में अगर आप देखेंगे तो जो डॉक्टर है वो गाना गाकर उनको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोर ना हो, हम आपके लिए गाना गाएंगे। गहपुर से एक तस्वीर आई है, वो खुद बता रहे हैं कि मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को थोड़ी मानसिक शांति मिले, इसीलिए वो गाना भी गा रहे हैं। गाना को सुनते हैं क्योंकि बहुत टेंस में लोग हैं, सुर के बारे में नहीं जाएंगे, ताल के बारे में नहीं जाएंगे, गा रहे हैं, क्वारंटीन में रह रहे लोगों के लिए गा रहे हैं, वो सुनते हैं। उसके बाद मैं दुलू अहमद अगर चाहे तो सिर्फ 2 वक्त उनका स्वास्थ्य जांच करें, उनकी रिपोर्ट देखें और अपना दायित्व से वो पल्ला झाड़ सकते हैं। लेकिन असम के डॉक्टर निश्चित तौर पर इनकी तारीफ करनी होगी और पूरी टीम की क्वारंटीन में रह रहे लोगों का मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने उनसे कहा नहीं है, लेकिन उन्हें लगा कि इस तरह करेंगे तो शायद थोड़ा उन्हें अच्छा भी लगेगा। हम आगे भी तस्वीरें दिखाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने जो अच्छा काम करे, डॉक्टर उनको गमछा पहनाकर उनका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, वो हम बाद में दिखाएंगे। लेकिन ओपनिंग कमेंट दुलू अहमद से, कुछ असम के कुछ खास जगह से ही निगेटिव रिपोर्ट्स क्यों आ रही है? देखिए रणजीत जी, बात ऐसा हो गया, अभी जो आप उस असम से कुछ जगह से निगेटिव का बात बोल रहे हैं, तो और अभी जो ये आपने वीडियो दिखाया था कि गाना गा रहा है मोबाइल में, तो एंजॉय कर रहा है, एक तरफ से तो एंजॉय कर रहा है। तो अभी देखिएगा, कुछ देर पहले आपने जो बोला था कि बहुत ये क्वारंटाइन से भाग गया है या वहाँ पे गंडगोल किया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हैलाकांदी में जो अस्पताल है वहाँ में 18 कोरोना पॉजिटिव, जो उन्होंने ये शिकायत की कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, और उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर जनरल वार्ड में घुस गए। आप सोचिए, जनरल वार्ड में जो पेशेंट रहेंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। उसके बाद वो ओपीडी की तरफ बाहर गए। हालांकि बाद में उन्हें फिर अंदर किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मिडिल में हम तस्वीरें चला रहे हैं। सिर्फ पानी की शिकायत, ऐसा नहीं है कि उनको पानी नहीं मिला, ऐसा तो नहीं कि चुटकी बजाते ही सब कुछ उनके सामने हाजिर हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हैलाकांदी हो, होजाई हो, ऐसे जगह से ही निगेटिव रिपोर्ट, कोरोना निगेटिव की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल जो मेंटेलिटी की रिपोर्ट क्यों आ रही है? नहीं, देखिए रणजीत जी, आप सबको अगर एक ही साथ कंपेयर करने से नहीं होगा। हाँ, तो क्या होता है, आप जो पानी के लिए जो आपने बोला कि ये लोग तोड़फोड़ किया है, ओपीडी में चला गया, फिर जनरल वार्ड में गया है, ये कंट्रोल करना किसका काम है? प्रशासन का काम है। तो वहाँ पे ड्यूटी में कौन था और उन लोग का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? हम लोग कभी पानी का बात बोल रहे, मैंने एक्चुअली वीडियो नहीं देखा, लेकिन आपका बात का ऊपर मैं बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ पानी के लिए ये किया है तो ठीक नहीं किया है, लेकिन वो लोग कैसे कोरोना
अगर सरकार अच्छा तरह से काम कर रहा है, अगर प्रशासन पूरा अच्छा तरह से काम कर रहा है, तो कोई क्वारंटाइन से कैसे ओपीडी में चला जाएंगे? इतना तो इजी नहीं है, क्योंकि उसमें प्रशासन फेलर होगा। और दूसरा बात, कुछ दिन पहले मैं ये फेसबुक में एक वीडियो देखा था, एक क्वारंटाइन सेंटर के अंदर से किसी ने मोबाइल सेट क्वारंटाइन में अभी भी अलाउ है, एक पुलिस ऑफिसर को फ़ोन किया था, शायद हुजाई डिस्ट्रिक्ट का होगा, उसका कुछ खाने में कुछ प्रॉब्लम आया था कि चावल ठीक नहीं है। तो जो पुलिस ऑफिसर था, उसका नाम शायद मालूम होगा, बहुत ये वायरल भी हुआ है। और क्वारंटाइन में जो था लड़का, इतना बुरी तरह बिहेव किया है कि तुम खाओ मरो, तुमको यही खाना है, तुम नहीं जानते, तुमको अभी पुलिस भेज के अभी तुमको पिटाई करेंगे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये मेरा बात नहीं है, ये मीडिया में वायरल हो गया, फेसबुक में वायरल हो गया। कोई अगर अभी आप देखिए, अगर क्वारंटाइन में मैं रहूँगा, मेरा साथ अगर कोई ऐसा बदतमीज से बात करेंगे, वो भी ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसने तो दरवाज़ा तोड़ के नहीं गया था, उसने तो मेंटेन किया, खाली बोला कि मेरा चावल थोड़ा ख़राब है सर, हम लोग ऐसे चावल खा नहीं सकते है। बोला नहीं तुम खाओ, तुमको खाना है, अगर ज़्यादा करने से तुमको पुलिस भेज के अभी पिटेंगे, ये हो गया। और अभी मैं इस तरफ से पॉजिटिव निगेटिव रिपोर्ट बहुत आएंगे, और ऐसा भी बात नहीं, निगेटिव पॉजिटिव भी रिपोर्ट आ रहा है। बहुत तो मरीज रिलीज हो गया, बहुत क्वारंटाइन पॉजिटिव, ये कोरोना पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहने के बाद अच्छा भी हो गया। आप टाबरे वाला केस में जाइए, टाबरे वाला जब केस आया था तो स्पेनिश गार्डन पूरा सील हो गया, क्या माहौल हो गया था। अभी तो नॉर्मल है, मार्कस से जो जितना 30-40 जो आया था मार्कस से पॉजिटिव, अभी तो नॉर्मल हो गया। तो देखिए, जो अच्छा है अच्छा बोलने पड़ेगा, जो खराब है खराब बोलने पड़ेगा। अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि कोरोना से डर इसलिए ख़त्म हो गया। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। आज 4-5 दिन पहले का बात है, ये बोको में एक क्वारंटाइन सेंटर था शायद, बोको में। तो बोको से वो लोग को रिलीज़ कर दिया 14 दिन रहने के बाद। तो वो लोग रिलीज़ करके वो लोग का घर हाजू में है, तो वो लोग चला गया है अपना घर। तो जाने के बाद दूसरा दिन पता चला है कि जो चला गया उसका वो लोग का जो रिपोर्ट था, कहीं दूसरा का रिपोर्ट देके वो लोग को रिलीज़ कर दिया। बाद में पता चला कि वो लोग पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव। फिर पूरा ये डीसी एसपी ऑफिस का जितना पुलिस प्रशासन जितना है लोकल वहाँ का, सब जाके क्या किया है, वो तीनों को फिर कस्टडी में ले लिया। कुल मिला के दुल्लू अहमद आप ये कह रहे हैं कि अभी भी जो व्यवस्था है पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक आप हैलाकांदी की बात आप कर रहे हैं, पानी की वजह से था या किस वजह से था, खाना का वहाँ के हमारे रिपोर्टर नीलोत्पल दे ने हमारे जो रिपोर्ट भेजा है वो आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और विजय गुप्ता जी के पास आएंगे। जी हाँ, मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ हैलाकांदी के एसके सिविल हॉस्पिटल में, और इस हॉस्पिटल में आज एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया था। जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है, ये बाहर निकल के आ गए थे आइसोलेशन वार्ड से। कैमरा पर्सन पार्थो दिखाएंगे, पीछे मेरा आइसोलेशन वार्ड है जहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उस जो कोविड वार्ड है वहाँ से 18 कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट्स है वो बाहर निकल के आ गए थे। उनका एलिगेशन था कि जो ब्रेकफास्ट है वो लो क्वालिटी का था, कुछ मिनरल वाटर उनको प्रोवाइड नहीं किया गया था, इसके लिए ये लोग बाहर आ गए थे। और पूरा वहाँ से ये लोग बाहर आके जो जनरल वार्ड होके देखा गया था कि वो लोग जो ओपीडी है, ओपीडी के सामने चले गए थे। वहाँ पे सामने हॉस्पिटल का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे एक आउटपोस्ट है, पुलिस आउटपोस्ट, वहाँ तक पहुँच गए थे। पूरा इंसिडेंट के लेके एक डर है सबके मन में। जो डॉक्टर है, नर्सेस है, अभी सैनिटाइज किया गया है पूरा जो हॉस्पिटल को। हम एक डॉक्टर हैं उनसे पूछना चाहते हैं अभी कैसा सिचुएशन है सर? सैनिटाइज तो किया गया है? हाँ, सैनिटाइज पूरा हो गया है। अभी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। ये ब्रेकफास्ट का कुछ प्रॉब्लम था, फिर जो ये पानी का भी कुछ प्रॉब्लम था, और दोनों चीज़ ये सॉल्व हो चुका है। और ये सैनिटाइजेशन का जो प्रॉब्लम था पूरा हॉस्पिटल सैनिटाइज कर चुका है, और पूरा ओपीडी, आईओपीडी, जनरल ओपीडी अभी एज यूजुअल नॉर्मल पहले ऐसा चल रहा है। तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 18 पेशेंट्स है और जो बाहर निकल के आए थे, एक्चुअली वो ठीक नहीं था, क्योंकि जनरल हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल, दोनों एक साथ ही चल रहा था। तो सडनली आ गए तो एक्चुअली बाकी पेशेंट का लाइफ थोड़ा रिस्क में आ चुका है, इसलिए उन लोग को ये करना नहीं चाहिए था। फिर भी ये पूरा अभी नॉर्मल हो चुका है, सैनिटाइज कर चुके हैं हॉस्पिटल, एज यूजुअल नॉर्मल ओपीडी सब चल रहा है एज यूजुअल। जो उनके ऊपर एफआईआर भी होने का एक बात, हाँ, एफआईआर जो होने का बात था, डीजी सर, एसपी सर से बात हुआ। ये लिस्ट हम लोग जो 18 पेशेंट का है, और लिस्ट हम लोग सुपरिटेंडेंट सर दे चुके हैं डीजी सर को। तो बाकी एक्शन लीगली होगा जो करना है।
धन्यवाद जनाना चाहते हैं। ये जो मेरे पीछे जो कोविड वार्ड है वहाँ से ही निकल के आए थे ये लोग, और अभी बोला जा रहा है कि यहाँ पे 14 पेशेंट्स अभी है, और इस 40 पेशेंट के जो है उनमें से 5 को आज डिस्चार्ज किया जाएगा। उनका जो स्वाब सैंपल रिपोर्ट है वो निगेटिव है, इसलिए 5 जो पेशेंट है आज कुछ देर बाद उनको यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन ये शॉकिंग इंसिडेंट सामने आने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हैलाकंदी के, उन्होंने पूरा जो हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया है, और अभी जो नॉर्मल प्रोसीडिंग है जो हॉस्पिटल का ये शुरू हो चुका है। और जो लोग इस इंसिडेंट में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो कोविड-19 पॉजिटिव जो कोविड-19 पॉजिटिव जो यहाँ पे जो बाहर निकल के आए थे, उन लोगों के ऊपर जो केस एक रजिस्टर किया जा चुका है, एक एफआईआर उनके नाम पे हो चुका है। जो हैलाकंदी का जो पुलिस आउटपोस्ट पे है वहाँ पे एक केस दायर किया गया है, और अभी एसकेआई सिविल हॉस्पिटल का जो सिचुएशन है ये पूरा नॉर्मल हो चुका है। तो नीलोत्पल देव हैलाकंदी के उस एसएस रॉय हॉस्पिटल से सीधे जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि वजह क्या थी। विजय गुप्ता, अभी तक आपने जो देखा सुना उस पर पहला कॉमेंट चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से आज जो कुछ घटनाएं देखने को आ रही हैं, मैं कुछ घटनाओं के ऊपर बहुत जोर देके बात कर रहा हूँ। कुछ घटनाएं, मैं कुछ घटना इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि अभी तक 3,99,000 लोग होम और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हुए, और उसमें से होम क्वारंटाइन के लिए 1,85,000 लोगों को वापस भेजा गया। तो जहाँ आप सोचिए कि 4 लाख लोगों को हमने क्वारंटाइन में रखा, उसमें से 1,85,000 लोग घर गए। स्वाभाविक रूप से इतने बड़ी मात्रा में लोग क्वारंटाइन हुए, उसमें से घर भी गए। और जो घटनाएं आज हौजाई की, लामडिंग की या बनाक वैली की जो आ रही हैं, छिटपुट घटनाएं आ रही हैं, स्वाभाविक रूप से इन दोनों फिगर को अगर आप एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि ऐसी घटनाओं की संख्या बड़ी कम है। अब सवाल यह तो बड़ी दुर्भाग्य का विषय है कि अगर ऐसी ही घटनाएं घटती रहेंगी तो जो क्वारंटाइन के नियम हैं, जो गाइडलाइंस हैं या जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके संक्रमण को और बढ़ावा देना, अपनी ज़िंदगी को तो लोग खतरे में डाल ही रहे हैं। क्योंकि इस तरह का आचरण निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही दुखद विषय है, और सरकार बहुत ही सख्त है। और ऐसे लोगों के विरोध में सरकार जो है उचित कार्रवाई तो करेगी ही करेगी, लेकिन वो लोग खुद का स्वास्थ्य खतरे में डाल रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये सीम्स टू बी ए मर्डर या हत्या का ही जैसा लगता है। तो ऐसे चीज़ों से बचना, ये स्वयं का विवेक उनको पता नहीं, मेरे को समझ में आता है कि ऐसे कैसे वो विवेकहीन हो जा रहे हैं। ठीक है, आप बाहर रहे होंगे, आप आए हैं, आपके बिहेवियरल चेंज है, इमोशनल बिहेवियर्स या मेंटल आपकी स्टेबिलिटी ठीक नहीं भी हो सकती है, या जो भी स्थिति आपके साथ में हो, उसके साथ में तो निश्चित रूप से सबको मिलजुल करके ही चलना पड़ेगा। और ऐसे जो लोग ये लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, और हमें सख्त होकर के कठोर कदम भी उठाने पड़ेंगे, और हम उठा भी रहे हैं। और साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं कि भाई ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें लोग न करें जिससे दूसरे लोगों का जीवन खतरे में पड़े। अब पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, इतने आप मान लीजिए इतने क्वारंटाइन सेंटर हैं, अगर कहीं एकाध गड़बड़ी ऐसी होती है तो तुरंत प्रशासन उसको ठीक करता है। अभी आपने सुना डॉक्टर ने कि भाई रहा होगा तो हमने ठीक कर लिया है। अब रहा होगा अगर हो गया तो उसका क्या है कि कुछ भी हो, और हमारे पास न धीरज है, न हमारे पास ये कोविड जैसी महामारी को लड़ने की क्षमता की वृद्धि में सबका सहायता करना है। पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के अगर हम करते, ठीक है खाना हमको हमारे स्टैंडर्ड का नहीं मिला, जैसा मिला कोई नहीं, कितना दिन। अब तो क्वारंटाइन पीरियड भी हमने 3-4 दिन ही कि लोग आए, स्वैब टेस्ट हो, 72 आवर्स में ही उनको होम क्वारंटाइन करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और हमने एकदम क्लियर गाइडलाइन दिया है कि क्वारंटाइन सेंटर्स में कम से कम बहुत ज़रूरत होने पर रखा जाए। जैसा कि रवि जी भी कह रहे थे कि ऐसा करना चाहिए, और हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ भी रही है कि हम होम क्वारंटाइन करें, ताकि उनके जो सोशल बिहेवियर है, उनका मेंटल बिहेवियर है, उनका इमोशनल बिहेवियर है, उसको भी हम कहीं ना कहीं अरेस्ट कर करके एडजस्ट कर सकें। मैं पुनः आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोग ऐसी हरकतों से बाज आवें, नहीं तो उनका सामाजिक बहिष्कार होगा और उनका कानून भी सख्त होगा, और ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाइयों से उनको स्वयं भी बचना है, और सरकार को प्रेरित नहीं करें कि कठोर से कठोर कदम उठाए। नहीं, और एक चीज़ और है,
जो एक्सपर्ट्स की या कई विशेषज्ञों की राय मैं देख रहा था ऑनलाइन में, चूँकि इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें और ऑथेंटिक लोगों की, र्यूमर नहीं, अफवाह नहीं, उसमें ये है कि बेस्ट जगह जो है वो होम क्वारंटाइन है। इवन जो कोविड पॉजिटिव हैं, जो लोगों की सलाह है डॉक्टरों की या विशेषज्ञों की कि जो कोविड पॉजिटिव भी मिले हैं और उसमें लक्षण नहीं है, सीरियस नहीं है पेशेंट, उसको भी होम क्वारंटाइन में करने बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि आप अभी कोई दवा नहीं है इसकी। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो इसकी कोई दवा नहीं है। हम दवा दे रहे हैं फीवर की, हम दवा दे रहे हैं कफ की, इस तरह की 2-3 दवाएं प्रेस्क्राइब हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो सीरियस मैरिज है, जिसको वेंटिलेशन की ज़रूरत है, जिसको डॉक्टर के मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को ये विश्व के कई देशों में हो रहा है। मुझे लगता है कि देर से देर भारत में भी चीज़ें, अब जैसे गुप्ता जी ने भी उस बात को पुष्ट किया कि असम सरकार भी अब लागू करने जा रही है कि 72 घंटे के अंदर माने उनका टेस्ट हो जाए और ये पता चल जाए कि इनका टेस्ट निगेटिव है तो उनको होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाए। निश्चित रूप से सरकार को इस ढंग की चीज़ों पर आगे बढ़ना होगा। देखिए, ये सब जो समस्या है ना, पानी नहीं मिला ऐसी बात नहीं है, मिलने में देरी हो गई। या मिनरल वाटर चाहिए, हमारे पास जो संस्थागत वाटर है। रवि जी, उसमें और एक बात है कि इशू को आप देखने पड़ेगा कि एक पानी का इशू, हाँ कोई पानी का इशू, इतना एक पानी के लिए कोई आदमी भाग के जाएगा, मैं ये मान नहीं दरवाजा सकता। तोड़ के एक साथ हाँ, बाहर निकले। उसमें कुछ इंटरनल मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। अगर पानी के लिए हुआ है तो जरूर उस पर पानी का साथ भी कुछ हुआ है, पानी और ब्रेकफास्ट वो बता रहे थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पानी करके निकलना ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए अभी जो हिसाब से ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अभी तक शायद 2800 हो गया आज तक। हाँ, 2800 पार हो गया, 3000 तो 3000 की तरफ अब पहले वाला सर्विस सरकार से होगा या किसी से भी होगा, आप संभव नहीं है। एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि ये सरकार को ब्लेम देने से जो सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा ऐसा बात नहीं है। पहले कोरोना पॉजिटिव पेशेंट कम था, सरकार कंट्रोल कर नहीं सकता था उसको। अभी डे बाय डे इतना बढ़ रहा है तो मुश्किल है, क्योंकि मैं थोड़े दिन बाद जो बोला था कि बॉको से आया, वो लोग को डिक्लेयर कर दिया कि कोरोना पॉजिटिव नहीं, घर चला गया, फिर घर से वो लोग को पकड़ के लाया और 5 किलोमीटर पूरा अभी ये कंटेनमेंट जोन कर दिया 15 दिन तक, ठीक है। तो ये सब देखिए, ये सब नॉर्मल प्रोसेस, ये सब चलते रहेंगे। और आदमी का मैं बार बार बोल के गया था ये शो में कि जब एक मरीज निकला था पॉजिटिव असम में, तब बहुत हल्ला था। अभी 4000 निकलने वाला है, लेकिन रोड पे आप देखिएगा आज मॉल खोल दिया है, फ्लाइट खोल दिया है। तो अभी आप उसको कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है, ऐसे चलेंगे अभी। आज मैंने सुबह अखबार में देखा था कि 10,000 कुछ ये जुलाई या अगस्त तक को इसका वैक्सीन निकलेगा। पहले 10 करोड़ ना कितना बाहर से अमेरिका से आएगा, आज दिखा। ये सब मैसेज जाने से क्या आदमी का और डर खत्म हो जाता है कि वैक्सीन तो निकल रहा है, और 4000 में से सिर्फ 3800 में से 4 का डेथ हुआ है असम में। तो आदमी का डर खत्म हो गया, क्योंकि कोरोना में भी पॉजिटिव होने से भी ठीक हो सकता था। तो अभी मैसेज चला गया, कोरोना से डर खत्म हो गया। लेकिन अभी एक बात तो बोलने पड़ेगा रंजित जी, अभी कोरोना जाके अभी पॉलिटिक्स में चला गया। अभी कैसे बोलेंगे मैं आपको थोड़ा बाद में बोलूँगा। अभी कोरोना नहीं हो रहा, अभी राजनीति हो गया कोरोना। मैं एग्जाम्पल लेके बोलूँगा पहले, फिर आप अपना बात शुरू कीजिए। अभी रवि जी ने जो बात कही, उस बात के ऊपर हम डिस्कशन करें तो हमारी डिस्कशन भी पॉजिटिव वे में जाएगी। देखिए, जैसा है कि आज निश्चित रूप से कोविड सब कुछ सामान्य हो गया है। अब जो है लोग बाहर से जो लोग आ रहे हैं वही लेकर के आ रहे हैं और ऐसा पाया जा रहा है। अब उन्होंने एकदम सही कहा कि जहाँ लोग कोविड का मतलब कि लक्षण, कहीं में लक्षण है, कहीं में लक्षण नहीं है। लक्षण क्या है? बुखार होता है, खांसी होती है और किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, किसी का ये भी नहीं पता चलता। अच्छा, और किसी का कुछ भी पता नहीं चलता है। तो स्वाभाविक रूप से जब किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है, इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है, और इसका अटैक होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम पे, पूरा सांस लेने में बहुत दिक्कत हो, तभी माना जाएगा कि यह व्यक्ति सीरियस है और इसका जो है बाकायदे इलाज होना चाहिए। करना नहीं तो घर में रह करके भी उसको आइसोलेट कर दिया जाए, और उसको जो उचित, हमारे कहने का मतलब है कि उचित इन्वायरमेंटल ऐसा तैयार किया जाए, एसओपी जो भी हमारी एसओपी है उसको मेंटेन किया जाए, और जो बुखार है पैरासीटामोल दिया जाए, सर्दी खांसी उसकी दवा दी जाए, तो ये ठीक हो रहे हैं। आज देखिए रिकवरी रेट भी देखें तो 50% से ज़्यादा चला गया, यानी कि जो लोग डिटेक्ट हो रहे हैं वो ठीक होकर जा रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं, ठीक होकर जा रहे हैं। मृत्यु दर बहुत कम है, 3% के आसपास मृत्यु दर है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता इसीलिए नहीं। डर खत्म हो गया सबका, डर खत्म हो गया, सब कुछ सामान्य हो जा रहा है। इसलिए हमें भी बहुत ज़्यादा
इमोशनल होकर के अपने बिहेवियर को चेंज करके और ऐसा कदम उठा लें जो चीज़ अब ठीक ठाक होने जा रही है, हम ठीक हो जाएंगे। यही बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। आइए, जो नीति, चाहे जो नियम, चाहे जो गाइडलाइन है, उसको हम मानकर अक्षर से पालन करें। ये सभी जाकर के ये हम समझ रहे हैं, लेकिन जिन्हें मानकर चलना चाहिए वो तो उल्लंघन कर रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। और अभी चूंकि आर्थिक गतिविधियां सामान्य होते जा रही है, मॉल खुल गए, रेस्तरां खुल गए, और जैसा कि दुलू अहमद कह रहे हैं कि लोगों का डर खत्म हो गया है, लेकिन सावधानी तो ज़रूरी है। हमने कल ही चर्चा की थी कि असम पूरे भारत में अंधविश्वास का जो है वो एक बड़ा व्यापार चल रहा है। अंधविश्वास को लेकर मॉब लिंचिंग हो, डायन के नाम पर हत्या तो हो, कोरोना मैया भी आ गई है। इसी तरह की जो है, और कोरोना मैया रवि जी जैसा कह रहे हैं अब असम तक पहुंच चुका है। असम के कई इलाकों में लोग पूजा करने लगे हैं कोरोना मैया की। क्वारंटीन सेंटरों में लोगों की जो मानसिकता है, बिहेव है, उसमें उसकी वजह से काफ़ी परेशानियां हो रही है। और कोविड अस्पतालों में से भी ऐसी खबरें आ रही है कि लोग जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर नाराज़गी जता रहे हैं, लेकिन वही लोग ये भूल गए हैं कि जब वे बाहरी राज्यों में थे तो आने के लिए किस कदर छटपटा रहे थे, वहाँ भूखे प्यासे रहे थे और लंबी यात्रा कर यहाँ पहुँचे थे। अब सरकार जो भी सुविधा दे रही है उनको लग रहा है कि ये काफ़ी नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे। और व्यापार वाणिज्य भी सुचारू रूप से चालू हो गया है। मॉल्स खुल गए हैं, रेस्तरां खुल गए हैं। हालांकि अभी भी ब्यूटी पार्लर, जिम और गेम पार्लर आदि में प्रतिबंध है, लेकिन इस तरह से जो व्यापार है, व्यापार प्रभावित हो रहा है। रवि जी क्या कहेंगे, किस तरह से प्रभावित हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अच्छी बात है कि अनलॉक 1 में चीज़ें धीरे धीरे खुलने लगी और 8 जून से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और भी कई चीज़ों की जो पाबंदी थी वो छूट दे दी गई है। अभी भी कई चीज़ों में सख्ती है, लेकिन आपने बाज़ार खोल दिया है और व्यापार के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन आज जो बाज़ार की हालत है, जो कंपनियों की हालत है, अब वो जो सेल्समैन हैं या जो कंपनी के पदाधिकारी हैं, वो अपने डीलर के साथ, अपने मार्केट एजेंट के साथ स्ट्रेटेजी तय करना चाहते हैं, वो एरिया का विजिट करना चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कलकत्ता से कोई आदमी, कोई ऑफिस का पदाधिकारी अगर गुवाहाटी आना चाहता है या शिलोंग या आसपास के इलाकों में, तो उसको यहाँ पहुँचने के बाद असम सरकार ने ये दिया है कि अगर वो सुबह आकर रात तक सेम डे लौट जाता है तो उसको क्वारंटाइन नहीं करना होगा। लेकिन अभी तो रेगुलर फ्लाइट भी नहीं है। कल कोई भी बंदा दोपहर तक यहाँ पहुँचेगा और शाम तक वो कैसे लौट जाएगा? उसको 2-3 दिन यहाँ चीज़ों को संभालने में लगेगा। 60-75 दिन के बाद की ये एक्टिविटीज़ खुली है, तो आखिर कैसे कंपनी के, बैंक के पदाधिकारी आएंगे? अब पावर ग्रिड की बात करें, पावर ग्रिड के नए ईडी की पोस्टिंग हुई है। वो कलकत्ता से गुवाहाटी आए, गुवाहाटी में 14 दिन क्वारंटाइन हुए। अब जब वो शिलोंग जाने की बात आई तो शिलोंग सरकार ने कहा कि यहाँ आने से आपको 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा, आपको कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना होगा। अब बताइए, पूरा 28 दिन उसको क्वारंटाइन में चला जाएगा। तो मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात दिमाग में आ रही है कि कहीं मैंने पढ़ा उसको सोशल मीडिया पर कि एक कर्मचारी ने अपने बॉस से 2 दिन की छुट्टी मांगी और ये कहा कि मुझे टोटल 2 दिन का काम है, लेकिन मुझे छुट्टी चाहिए 30 दिन की। बोला क्यों? बोला जहाँ जाएंगे वहाँ 14 दिन क्वारंटाइन होगा, फिर 2 दिन रहेंगे और फिर जब मैं वापस लौटूंगा अपने राज्य में तो 14 दिन का फिर क्वारंटाइन होगा। तो इस तरह के जोक भी आ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं जिनका व्यापार के लिए आना ज़रूरी है, गुप्ता जी जानकार हैं और इस मामले को काफ़ी दिनों तक इन्होंने डील किया है, उन लोगों की परेशानी मुझे लगता है कि राज्य सरकार को उनके लिए भी एक पॉलिसी तय करनी होगी। हाँ, वो आए तो हम उनकी जांच करेंगे, उनका नमूना रखेंगे, लेकिन उनको राज्य में मूवमेंट की इजाज़त देंगे और जब वो वापस लौटेंगे तो रिपोर्ट करेंगे कि मैं लौट रहा हूँ। और इस बीच में अगर उनका नमूना पॉजिटिव पाया गया तो मुझे लगता है कि फिर कंसर्न स्टेट को उसकी सूचना भेज देनी है। इस तरह का एक मैकेनिज्म मुझे लगता है कि निकालने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। निश्चित तौर पे व्यापार वाणिज्य तो शुरू हो चुका है, लेकिन कठिनाइयाँ जारी है और ये बहुत दिनों तक जारी रहेगी जब तक सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता।
बहुत तरह की कोशिशें जारी है। एक कोशिश तो बॉलीवुड के बहुत मशहूर एक्टर सोनू सूद ने भी की है। सोनू सूद अपने सामाजिक सेवा के लिए काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, अच्छी बात है। और इसको लेकर भी राजनीति हो रही है कि शायद वो इसलिए सिलचर में एक फ़्लाइट भेजा है, उन्होंने काफ़ी लोगों को भेजा है। लेकिन चर्चा ये है कि 2021 का जो चुनाव है उसमें शायद वो कैंपेनिंग भी करेंगे। बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, लेकिन ऐसी सूचनाएं आ रही है। हम नहीं कह रहे, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन विक्रम सरकार ने एक रिपोर्ट भेजी है, बहुत अच्छी पहल की है सोनू सूद ने, पहले वो दिखाते हैं। और विक्रम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। विक्रम, सोनू सूद ने एक फ्लाइट भेजी थी, लोग पहुंच चुके हैं, थोड़ा इस पर जानकारी दे। हाँ रंजीत, जैसा कि हम जानते हैं कि ये बहुत जब महामारी चल रहे थे, बहुत सारे लोग जो अपने असम के हैं और जो दूसरे राज्यों के हैं, दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, उनके लिए जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है उसका पहल सोनू सूद ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। उसी के चलते आज असम के बराक वैली में कुल 180 लोग आके पहुंचे हैं सिलचर के एयरपोर्ट में, जो मुंबई के अलग अलग जिलों में फंसे हुए थे, मुंबई के अलग अलग जगहों में फंसे हुए थे। और सोनू सूद से जब वो लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में बांद्रा में वो लोग फंसे हुए थे, तो उनमें से कुछ लोगों ने सोनू सूद को उनकी पहल के लिए देखकर ट्विटर में ट्वीट किया था। तो उन्होंने तभी उनके ट्वीट पे जवाब देते हुए ये कहा है कि थोड़ी देर के लिए आप वहां पे रहे, हम खाना भिजवा रहे हैं और थोड़ी ही देर में आपके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगी। जैसा कि जो आने वाले लोग हैं आज जिनसे हम लोगों ने बातचीत की, उन्होंने ऐसा कहा और ऐसा कहा कि उनके लिए एक ही दिन के अंदर ये फ्लाइट एयर एशिया, जो कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट है, उनके लिए बुक कर दी गई। और मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से सिलचर एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दी गई सुबह 9 बजे। और एक्चुअल टाइम था 12:10 को पहुंचने का, लेकिन वो 5 मिनट पहले ही पहुंच गए। लोग बहुत खुश हैं। और जो हमने देखा है रंजीत, लोगों के दिल में सोनू सूद, जिनको हम लोगों ने हमेशा बड़े पर्दे पे देखा है, विलन के रूप में देखा है, लेकिन इस महामारी के चलते इनका जो अलग एक रूप उभर के आया है सामने। यहाँ पे भी जो लोग आए थे उनसे बातचीत करते के टाइम हम लोगों ने यही देखा है कि लोग उनको भगवान की तरह पूज रहे थे और वो यही कह रहे थे कि उस घड़ी में जब वो लोग पूरे दिन रेलवे स्टेशन में बैठे हुए थे, उनके कैसे वो घर पहुंचेंगे उसकी कोई भी गारंटी नहीं थी। उस टाइम पर सोनू सूद एक अवतार की तरह उतरे उनके सामने, उनके लिए कम्युनिकेशन की व्यवस्था कर दी गई और वो लोग अपने अपने गृह राज्यों में पहुंच गए। और इनमें से मैक्सिमम जो लोग वो हाइलाकांदी जिले से हैं, 130 से ज्यादा हाइलाकांदी के लोग हैं। कुछ कछार के हैं, 5-6 जन कछार के हैं, कुछ करीमगंज के हैं, 24 लोग होजाई से भी हैं, कुछ गुवाहाटी के भी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन मेन मुद्दा बात यह है रंजीत कि 180 लोग जो कि महाराष्ट्र मुंबई में फंसे हुए थे, उनके लिए आज सोनू सूद एक भगवान स्वरूप माने जा रहे हैं। बिल्कुल, सोनू सूद के काम की तारीफ हो रही है, लेकिन जो ये 180 लोग मुंबई से आए हैं, ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि मुंबई में यूँ कहें महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो इनको फिलहाल कहाँ रखा गया है? हाँ रंजीत, एज पर द प्रोटोकॉल कछार जिले के जितने भी पैसेंजर्स हैं सेग्रीगेट करके रखा गया था। पहले तो जब वो लोग निकल रहे हैं, अंदर एक प्रोसीजर होता है, उनकी टेस्टिंग अंदर होती है। पहले उनका जो थर्मल टेस्टिंग है वो होता है, फिर एक के बाद एक बाहर आते हैं। काउंटर्स लगाए गए थे कि हाइलाकांदी के जिले के जो लोग हैं वो एक पोर्शन में हो जाए, कछार जिले के जो हैं दूसरे पोर्शन में हो जाए, जो होजाई के हैं अलग पोर्शन में हो जाए। और हाइलाकांदी जिले की जो जिला प्रशासन ने उनकी गाड़ी व्यवस्था कर दी थी हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, तो वहां से निकल के थर्मल स्क्रीनिंग के बाद, टेस्टिंग के बाद इन सबको जो हाइलाकांदी जिले के हैं, मैक्सिमम लोग हाइलाकांदी जिले के हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के वहां से उन लोगों को खाना प्रोवाइड किया गया पहले। उसके बाद उनको अपने गृह जिले फिलहाल कहाँ रखा गया है? कछार जिले के जो लोग गृह जिले में भेजा गया, सबको अपने अपने क्वारंटीन सेंटर, जैसे कछार के लोगों को कछार में कुछ क्वारंटीन। विक्रम, आपने सोनू सूद से टेलीफोनिक वार्तालाप भी किया था। विक्रम, आपने फोन पे उनसे बातचीत भी की थी। बातचीत के बाद क्या बातचीत हुई थी आपकी उनसे?
हाँ, हम लोग नॉर्थ ईस्ट लाइव के तरफ से हम लोगों ने एक्सक्लूसिव बात की थी जो एक्टर है सोनू सूद से। हमने यही उनसे पूछा था नॉर्थ ईस्ट लाइव के माध्यम से कि आज एक इंसान जो कि बड़े पर्दे पर एक विलेन के रूप पे काम करता है और आज वो हर एक आदमी के लिए एक भगवान है, तो आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने यही कहा है कि देखिए, भगवान तो ऊपर वाला है, वो बस एक जरिया है। इतने लोग जो वहां पे इतने घंटे फंसे हुए थे, उनके पास ट्वीट आता है और उन्होंने ये कोशिश की कि हर एक लोग जो अपने गृह राज्य से दूर हैं अपने घर में पहुंच पाए। ये हमेशा वो करते रहेंगे और करते आए हैं इतने दिनों से और ये करते रहेंगे। वो बहुत ही खुश है और सबसे बड़ी बात है उन्होंने आसाम सिलचर का नाम लिया और यहाँ के लोगों के बारे में उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है वो जाहिर की। वो बहुत बड़ी बात है, एक इतना दूर दराज का एक आदमी असम के बराक घाटी के जिले के लिए बात करता है, एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ विक्रम, इन जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। एक बॉलीवुड का एक्टर जो अक्सर देखा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में मुंबई दिल्ली के लोगों की क्या मानसिकता होती है, लेकिन सोनू सूद अच्छे व्यक्तित्व के मालिक है। वो भले ही किरदार वो निगेटिव निभाते हैं, हम सभी जानते हैं अच्छे, और इस तरह से बॉलीवुड के कई एक्टरों ने भी लोगों की सहायता की है अपने अपने स्तर पर। लेकिन एक ट्वीट से एयर एशिया के एक फ़्लाइट को पूरी तरह से बुक करके बराक घाटी जैसे इलाके के लोगों को उन्होंने पहुंचाया, एक दो नहीं 180 लोगों को पहुंचाया। अगर इसकी तुलना हम सरकार के काम से करें, दुल्लू अहमद क्या कहेंगे? देखिए, सोनू सूद क्या कर रहा है और सोनू सूद जैसा और ऐसा बहुत एग्जाम्पल है जो मीडिया का सामने नहीं आ रहा है। हाँ, मैं सोनू सूद का जो ये अभी सिलसिला वाला 180 पैसेंजर नहीं, बॉम्बे में भी सोनू सूद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और शिवसेना में इसको लेकर काफी विवाद भी हो रहा है। देखिए रवि जी, कौन क्या उद्देश्य से काम कर रहा है वो बड़ा बात नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं वही बड़ा बात है ना। तो सोनू सूद अभी देखिए, कुछ देर पहले रंजीत जी बोल रहा था कि शायद पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे या पॉलिटिक्स कैंपेनिंग करेंगे। नहीं, ये ऐसे लोगों का बात आप बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो आप देखिएगा, सिलचर कोई बॉम्बे से सिलचर आएंगे तो उसमें क्या पॉलिटिक्स हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। वो क्या होता है, ये सेवा करने का मौका इसी टाइम में सेवा करना चाहिए। ये कोविड-19 में जो सेवा किया, अभी मैं सोनू सूद अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, और सोनू सूद जैसा और भी कोई काम कर रहा है कि वो मीडिया का सामने नहीं आता। कोई ऐसा केसेस भी है जो हेल्प कर रहा है लेकिन वो कभी मीडिया का सामने नहीं आएगा। ऐसा बहुत से लोग, बहुत से है। हाँ, तो इसलिए मानसिकता, आदमी का मानसिकता देखना चाहिए। मानसिकता तो सोनू सूद का मानना पड़ेगा, क्योंकि 180 फ्लाइट शायद दूसरा ने अभी तक 180 बुक करके एक फ्लाइट में नहीं लाया, शायद सरकार ने भी नहीं लाया है। तो अभी बात आ गया कोरोना का। मैं कुछ देर पहले बोल रहा था कि कोरोना अभी जाके राजनीति में डाइवर्ट हो गया। इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिएगा रंजीत जी, अभी कोरोना जहाँ से शुरू हुआ था, चाइना हो, अब इटली का देखिएगा, आज अखबार पढ़िएगा, इटली में अभी रग्बी शुरू होगा। फ्रांस में भी अभी स्पोर्ट्स खोल दिया है पूरा। न्यूजीलैंड में आज 7 दिन जीरो हो गया। हाँ, न्यूजीलैंड तो एक अच्छा कंट्री है, तो न्यूजीलैंड में रग्बी शुरू होगा अभी। तो क्या होगा, ये सब दिखाने से पॉजिटिव मैसेज जाता है और आदमी सब डर खत्म होता है। तो अभी देखिए, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है। आज ऐसे एक केस मिला था कि कोई केन्या से यहाँ कलकत्ता में फुटबॉल खेलने आया था, वो 74 डेज यहाँ पे बंद था क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट अभी भी नहीं खुला है। तो उसको वो आज 2 दिन पहले तक वो बॉम्बे एयरपोर्ट में था। उसको CISF ने या उसका अथॉरिटी में जो रहता इतना मदद किया है। लास्ट में उसने एक फेसबुक लाइव किया था, जो शिवसेना का पता चल गया तो शिवसेना ने तुरंत उसको भेज के उसको पिकअप करके वहाँ पे होटल में रह दिया, खाना वाना सब कर दिया। तो देखिए, ऐसा जो भी केसेस आता है, कौन क्या हेल्प कर रहा है, तो यही टाइम है करने के। इसमें कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं है, पार्टी का बात नहीं है। और कोरोना अभी सीरियस गवर्नमेंट नहीं ले रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज लॉकडाउन शायद 4 चल रहा है असम में। लॉकडाउन पूरा देश में लॉकडाउन 4 चल रहा है। लॉकडाउन 3 तक ये पॉलिटिक्स में नहीं था। अभी जब लॉकडाउन 4 चालू हो गया, आप देखिएगा, ये गुप्ता जी को शायद थोड़ा सुनने में ठीक नहीं लगेंगे, फिर भी मुझे तो बोलने पड़ेगा। तो अभी बीजेपी कोरोना को सीरियस नहीं ले रहा, अभी कैंपेनिंग में चला गया है। अभी आप देखिएगा, बिहार में चुनाव सामने है। ऐसा मैसेज नहीं है कि कोरोना चल रहा है हम लोग चुनाव नहीं करेंगे या चुनाव पीछे भी जा सकते, ऐसा मैसेज नहीं, लेकिन रैली कर रहा है। रैली मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोड में रैली कर रहा है, फील्ड में रैली कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। वर्चुअल रैली कर रहा है। वर्चुअल, अगर कोरोना इतना सीरियस महामारी लेने से ये वर्चुअल रैली भी नहीं करता था। और 14 तारीख को आप देखिएगा, आज मुझे पता चला कि JP नड्डा आपका असम में रैली करेंगे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में
5 लाख कितना वर्कर का साथ बातचीत करेंगे। यहाँ जो कला क्षेत्र है वहाँ पे विजय गुप्ता जी। पूरा सेटअप बना रहा है। तो अभी आप ये बोलिए कि दुलू अहमद सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार कोरोना को लेकर सीरियस नहीं है, चुनाव को लेकर ज्यादा सक्रिय दिख रही है। देखिए, अगर सीरियस 75 दिन तक मतलब सीरियसनेस की और नॉन सीरियसनेस की बात है, उसका एनालिसिस करना चाहिए। 75 दिन तक हो गया लॉकडाउन, जीवन सामान्य हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष जो है एक महान देश है और वाइब्रेंट डेमोग्राफी है यहाँ की डेमोग्राफी चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठने वाली 21वीं शताब्दी में नहीं है। और जहाँ तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात है, निश्चित रूप से पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी उसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है और एक अंग है। हम भी हाथ पे हाथ धर करके चुपचाप नहीं बैठ सकते। नहीं, मेरी बात खत्म कर दीजिए। मैं उस पे मेरी नहीं बात बोल रहा हूं। खत्म कर दीजिए। हाँ। कोविड-19 में भी हमने हर दिन हमारे सारे कार्यकर्ता जो काम था, राशन बांटना, लोगों के स्वास्थ्य का देखभाल करना, कम्युनिकेशंस करना, इधर भेजना उधर भेजना, जो कुछ किए। अभी हमारे कहने का मतलब है पोस्ट कोविड-19 अभी भी कोविड है, लेकिन हम पोस्ट इसलिए कह रहे हैं कि जीवन सामान्य हो रहा है और हम रैली नहीं कर रहे हैं, हम जन संवाद कर रहे हैं। पहले क्या होता है उसको चीज़ों को समझना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। कोई हमसे नहीं पूछा कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है। बाय द वे, मैं आपको बता रहे कि वर्चुअल रैली का जो मैं आज के डेट में मैं स्टेट का इंचार्ज तो कोविड को लेकर नहीं है, कोविड जन संवाद। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप जो वर्चुअल रैली की बात सुन रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार जो आपको ये आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ना आपको तकलीफ है, इनको ना हमको, किसी को नहीं है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के क्या क्या पहलू हैं, हम कैसे आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। गवर्नमेंट ने जो पैकेजेस अनाउंस किया है कि उसको नीचे तक ले जाने की आवश्यकता है, कहीं दिक्कत है उसको समझने की आवश्यकता है और समझाने की आवश्यकता है। अब हम रैली तो कर नहीं सकते हैं, वर्चुअल रैली मतलब जो जहां है वो वहीं है। सिर्फ वो एक स्टेज जो है फील्ड में बनता था, अब वो स्टेज जो है हम एक ऑडिटोरियम अपने घर में, अपने ऑफिस में बना करके वहीं से हम जितने लोगों को जोड़ सके। अपने कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं हमें वाइब्रेट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, उनसे संवाद स्थापित करना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि हमारी राजनीति क्या है। विजय जी, आप ये कह रहे हैं सरकार की जो योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाने के लिए आपके कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी? जी बिल्कुल ली जाएगी, क्योंकि देखिए आप मतलब एक तरह से ये कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र पे आपको भरोसा नहीं? बिल्कुल भरोसा है, होता है। देखिए मैं आपको क्या बताऊं कि आज बहुत से लोगों के पास में, मैं आपको पूछूंगा तो बहुत से लोगों को, जनता के बीच में लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से स्कीम है, कौन सा आसानीज है और कैसे उसको लाभान्वित होंगे। सवाल यह है कि आज हमारा राजनीतिक करने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ विरोध की राजनीति करें, गठन मूलक राजनीति करना और सरकार की सहायता करना, सरकार की सहायता करना हमारा परम और हम मैं आपके पास आऊंगा। रवि जी, विजय जी कह रहे हैं कि सरकार ने जो योजनाएं घोषणा की है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जनता तक पहुंचाएगी। ये तो दो स्थिति में है। ये क्या सरकारी तंत्र का फेलर नहीं मानते हैं इसको आप? नहीं, मैं इन एडिशन सरकारी तंत्र तो करेंगे ही, सीधे फेल्योर उसको नहीं मानता हूँ। देखिए, कोई भी सत्ताधारी दल जो है, आज बीजेपी है, पहले कांग्रेस थी, आगे क्या होगा पता नहीं, तो कोई भी सत्ताधारी दल सरकार की योजनाओं के बारे में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक समझाना चाहती है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसका ये संदेश होता है कि देखिए भाजपा है, भाजपा की सरकार है और उस सरकार ने आपके लिए ये किया है। ये एक पॉलिटिकल माइलेज की बात है। तो बिल्कुल कोरोना काल में पॉलिटिक्स चल रहा है। दुलू अहमद, नहीं देखिए, अभी जो विजय जी ने बात किया है कि वर्चुअल रैली आप सिर्फ 2 स्टेट में क्यों, बिहार और असम में क्यों वर्चुअल रैली? क्योंकि आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे प्रदेश के अंदर में वर्चुअल रैली करने के हम लोगों ने 500 के आसपास हम वर्चुअल रैली करेंगे। असम के अंदर हम नहीं, कब करेंगे? अभी तक तो नहीं किया। अभी आप एक दिन में आप लोग नहीं आप लोग अहमद जी आपके साथ में सुनिए, ये प्रश्न आया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन में एक साथ नहीं होता है। मेरा बात को अलग एक दिन में एक साथ कोई भी चीज। असम और बिहार क्यों? पहले अरे नहीं, असम बिहार नहीं भाई साहब, आपको पता ही नहीं। राजनाथ सिंह जी ने महाराष्ट्र में किया, पहले क्यों? अरे उड़ीसा में अमित शाह जी ने किया, उसके पहले बिहार के पहले। मुझे क्या लग रहा है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। उड़ीसा में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, आप असम और बिहार की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भारतवर्ष के सभी राज्यों में होगा। किसका स्तर में हो गया अभी तक?
देखिए महाराष्ट्र में हो गया है। नहीं, कितना में हो गया आप हम ये बता रहे हैं महाराष्ट्र में 1 हो गया है, उड़ीसा में 2 हो गया है, पटना में 1 हुआ है और असम में अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, असम में नहीं हुआ और बिहार में नहीं हुआ। असम और बिहार एक ही साथ आप लोग क्योंकि मैं क्या आप देखिए वो आपके सोचने का तरीका है। जाकी रही भावना जैसी हरी मूर्त नहीं, आप एक बात बताइए, ये आपका निगाह कहाँ है, निशाना क्या है, नहीं वो आप खुद समझते हैं। वर्चुअल रैली रिलेटेड टू कोविड है ना, रिलेटेड टू इलेक्शन है। वर्चुअल रैली इज रिलेटेड टू कोविड, दैट इज रिलेटेड। आज मंदिर खुल रहे हैं, मस्जिद खुल रहे हैं, राजनीतिक दलों को भी, आपको भी, आप भी कीजिए ना वर्चुअल रैली। आप कर नहीं सकते हैं और आप लोग वर्चुअल रैली में आपके पास हम तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जितने स्टेक होल्डर है आत्मनिर्भर भारत के, चाहे वो किसान हो या उद्योगपति हो या एमएसएमई, हम उससे भी बात कर रहे हैं। उसकी आपको भनक तक नहीं, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं। हम काम करते हैं, देखिए काम करके दिखाएं, इसलिए आपको तकलीफ होता है। आप भी करो ना। आप ये बोल रहे थे वर्चुअल रैली पॉलिटिकल एलईडी खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं है। आप लोग पैसा नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता। ये मैं बता रहा हूं, आप लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आपके पास में नेटवर्क चाहिए। हमारे पास में शक्ति केंद्र में 6000 आप खाली ये बोल दीजिए कि बिहार में कितनी एलईडी लगाई गई। आप खाली ये बोल दीजिए कि अभी सिचुएशन बहुत खराब है, ये वर्चुअल रैली रिलेटेड टू कोरोना, आप ये बोल दीजिए। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, बिल्कुल नहीं, मतलब आप लोग आप सीरियस कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे सामने संकट आता है, उस संकट को राजनीति से जोड़ करके गंदी राजनीति कांग्रेस की है। अभी खुद बोला है भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति नहीं करती है, वह जो है राजनीति करती है और वैल्यू एडेड पॉलिटिक्स करती है। हमारे यहाँ वैल्यू निहित है। हमको बताना होगा कि जो पैकेज आया है उस पैकेज को वो क्या है। हमारे कार्यकर्ताओं को भी समझना पड़ेगा। हम समझाएंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे कि आत्मनिर्भर भारत क्या है। हम आत्मनिर्भर असम का भी स्लोगन हमने दिया है। आपने दिया क्या? आपने गठन मूलक किया? आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया? आपने वर्चुअल रैली किया? नहीं किया। लेकिन हमने किया है। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत बनाने में आप सहयोग दीजिए। लेकिन इस समय में आप लोग को वर्चुअल रैली करना नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए, और बिल्कुल चाहिए। और हमारे देखिए, आज हमारे असम में 42 लाख कार्यकर्ताओं ने उसका स्वागत किया। आप कार्यकर्ता, जनता ने हमारा स्वागत किया। कार्यकर्ता को देखेंगे, पब्लिक को नहीं देखेंगे। अरे हम 42 लाख जनता ने स्वागत किया। हम कह रहे हैं आप 42 लाख जनता जो है आप हमारा स्वागत कर रही है। आप लोग को, अरे हम सबको देख रहे हैं। हम 42 लाख की बात बोल रहे हैं। हम आपको देख रहे हैं। हम जो है सरकार को भी हम हेल्प करते हैं, हम कार्यकर्ताओं को हेल्प करते हैं, हम जनता को हेल्प करते हैं। जितना राशन हमने जनता को पहुंचाया है, जितना राशन हमने आपके हाथों में पहुंचा है, आपके समस्ती में, हौजाई में, हमने हैलाकंडी में हमने पहुंचाया है। कुछ आदमी मर रहा है, आदमी मर रहा है। उसके लिए हमारी सरकार जो है ना रात दिन आज देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा रात दिन काम कर रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा ने स्वास्थ्य का कायाकल्प कर दिया है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप नहीं कर रहे? कौन बोल रहा है नहीं कर रहा? हमने कोविड-19 में जिस तरीके से मुकाबला किया, कोई सरकार विश्व की कोई सरकार काम नहीं कर रहा है। आप लोग का सब काम वर्चुअल हम कर रहे हैं कि सभी लोगों ने क्या है, हम करेंगे। आपको कहाँ तकलीफ हो रहा है? इतना अच्छा कर रहे थे, ये वर्चुअल रैली में आप लोग का टोटल खत्म हो गया। आपको कहाँ तकलीफ हो रहा है? हम अपने घर से दूसरा मेरा हम तकलीफ अपने घर से आपके अपने कार्यकर्ताओं ये जो भी काम कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों? मेरा कोई तकलीफ का बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या तकलीफ हो रहा है? आप बीच में चिल्लाने से मैं कैसे बोलूंगा? आप तो समय दीजिए दुल्लू अहमद को, वो बताएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको ये मानना पड़ेगा, ये वर्चुअल आप कुछ देर पहले बोला कि हम लोग कार्यकर्ता को अलाउ करेंगे। क्या यहाँ सरकार फेलर है, प्रशासन फेलर है क्या? आप कार्यकर्ता को अलाउ आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फेलियर नहीं है, जनता कह रही है फेलियर नहीं है। और आपके कहने से सरकार नहीं चलती। आप बीजेपी प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट, आप 42 लाख वर्कर का बात मत बोलिए, आप पूरा जनता का बात बोलिए। असम का जनता का बोल रहे हैं, 42 लाख का बात बोल रहे हैं। वर्चुअल रैली तो हम कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। आपको कहाँ को तकलीफ है? हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता से बात करें, आपको क्यों तकलीफ? मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। बताइए तकलीफ क्या है? आप लोग का वर्चुअल रैली का मैसेज, आप लोग जितना दिन बोल रहे थे कि आप लोग अच्छा कर रहे थे, मैं भी तो बोल रहा था। अब रवि जी आप भी विटनेस है, मैं भी बोल रहा था कि सरकार अच्छा काम कर रहा है, इस स्टूडियो में बोल के गया था। तो अभी आप लोग ये नोटंकी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इलेक्शन आप छोड़िए। आप लोग ये वर्चुअल रैली 5 लाख एलईडी लाएंगे, ये कला क्षेत्र पूरा बुकिंग करेंगे। आदमी मर रहा है, आदमी रोड में निकालने के लिए, अभी खाने के लिए मर रहा है, व्यापार खत्म है। अभी आप लोग लाखों करोड़ों खर्चा करके वर्चुअल ले ली। अब ये बोल लीजिए वर्चुअल ले ली रिलेटेड टू कोविड, मैं अभी सपोर्ट करूंगा आपको।
अभी करूंगा। आपको देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि आपको Virtual rally पता ही related नहीं to है, election। आपको पता नहीं है कि वर्चुअल रैली में करोड़ों रुपया खर्चा नहीं होता है। वर्चुअल छोड़िए, रैली छोड़िए, में कितना होता है? वेविनियर से जो यहाँ से हम बात ये करते हैं, सब हमारे हाईटेक कार्यकर्ता सिस्टम आप लोगों को मालूम होगा, ये हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग आपको ग्रास पता रूट नहीं में है, हम लोग आप ग्रास रूट लोगों में को है, देखिए, हम लोग एलईडी में नहीं है, नहीं, हम लोग आपको कंप्यूटर में तकलीफ नहीं इसलिए है, हो रहा, स्वाभाविक है। तकलीफ नहीं है। आज भारतीय इस टाइम में आप लोग को वर्चुअल रैली करना नहीं चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, वाइब्रेंट होकर काम कर रही है, और आप घर ये पे 14 तारीख तक 14 तारीख का बात खत्म हो जाएगा आपका। आलोचना मैं सिवा आपको करने आज के बाद ये में स्टूडियो आपके में पास बोल रहा में हूँ, कुछ 14 तारीख है जब नहीं। आसाम में वर्चुअल रैली होगा, उसका बाद से आप लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप खत्म होंगे या हम खत्म होंगे, समय बताएगा, लेकिन आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आलोचना के लिए। अगर जेपी नड्डा का इतना दुख लगा है तो आसाम में आने दीजिए उसको। भारतीय अगर जनता जेपी पार्टी नड्डा अपना की काम कोई कर इतना रही है, दुख तो आया आपको तो करना आने दीजिए आसाम में। आखिरी कमेंट आप दे दीजिए। नहीं, देखिए, सीधी सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में चुनावी रणनीति में बहुत चुनावी आगे की हथकंडा, सोच के करती है। चुनावी प्रचार बहुत आगे और बहुत क्विक कर रही है। निश्चित रूप से दुलू जी का जो आरोप है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे भाजपा की अपनी राजनीति और अपनी रणनीति है, और वो भाजपा आगे निकल रही है। और यहीं पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मुख्य लड़ाई कांग्रेस वर्सेस भाजपा है। अगर हम पूरे देश की राजनीति की बात करें तो भाजपा जिस तरह से जा रही है, तो कांग्रेस आखिर भाजपा की रणनीति का काट कांग्रेस के पास क्या है, ये कांग्रेस को सोचना होगा। अगर वो वर्चुअल रैली की तरफ नहीं जाती है, अगर वो आज की टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करती है, तो कुछ और चीज़ें होंगी जिसका कांग्रेस को सोचना चाहिए। और पिछले कुछ वर्षों से कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें पीछे होती रही। जी हाँ, बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। हमने शुरू किया था कि कोरोना सेंटरों में लोगों का बिहेव क्यों चेंज हो रहा है, कोविड पॉजिटिव जो अस्पतालों में आपत्तियां क्यों दर्शा रहे हैं। असम में अगर बात करें तो कुछ खास इलाकों में ही ऐसी गड़बड़ियां देखी जा रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे भी राजनीति जरूर है। इस पर हम अगली बार जब मुद्दा लेकर आएंगे तो इस पर खुलकर चर्चा करेंगे। समय की कमी है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सबका धन्यवाद।